अब हम लोग यहाँ पर एंडोस्पर्म और जाइगोट की प्लॉइडी कैसे निकाली जाती है ये समझेंगे। हालांकि पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जाइगोट जो होता है वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, और एंडोस्पर्म जो है वो 3n होता है यानी ट्रिप्लॉयड होता है। लेकिन कब? जब इनके पेरेंट्स डिप्लॉयड होंगे, 2n होंगे। लेकिन यदि पेरेंट प्लांट की प्लॉइडी चेंज कर दी जाए और मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों की प्लॉइडी अगर अलग अलग हो तो फिर जाइगोट और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कैसे निकालेंगे? ये बहुत ही सरल है और आइए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है इस तरह के सवाल पर। अब थोड़ा सा आपको ये रिकॉल कर दें हम कि मान लीजिए मेल प्लांट है। मेल प्लांट मतलब सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन या मेल गैमीट, सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन या मेल गैमीट, इसको कहा जाता है मेल प्लांट। पॉलन ग्रेन के अंदर ही 2 मेल गैमीट होते हैं, ये आपको पता है। और मान लेते हैं फीमेल प्लांट, ठीक है। फीमेल प्लांट मतलब जिससे एग हम ले रहे हैं, यानी सोर्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, सोर्स ऑफ एम्ब्रियो सैक या उसी के अंदर एग होता है, पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक। क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई हिस्सा लेता है एंडोस्पर्म बनाने में और एक हिस्सा लेता है जाइगोट बनाने में। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि ये मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, ठीक है, और इसी में 2 मेल गैमीट होते हैं। इनको हमने लिख दिया 2 मेल गैमीट एक पॉलन ग्रेन में, ठीक है। और जो फीमेल प्लांट है उसका जो एम्ब्रियो सैक है उसमें जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है सेंट्रल सेल में, ये हो गया सेंट्रल सेल, और इसमें जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ये हो गया पीएन, पीएन मतलब पोलर न्यूक्लियाई, और एक एग बना दिया, दिस इज एग या फीमेल गैमीट, ठीक है। तो ये मतलब हुआ मेल प्लांट का, ये मतलब हुआ फीमेल प्लांट का। मतलब मेल प्लांट जो है, मेल प्लांट जो है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा और फीमेल प्लांट एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस करेगा। पॉलन ग्रेन को बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक को बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब जिनके अंदर गैमीट हो, पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट है तो ये भी गैमेटोफाइट है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर भी गैमीट है तो ये भी गैमेटोफाइट है। ये फीमेल गैमीट अंदर रखा हुआ है तो फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट अंदर रखा हुआ है तो उसको मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर हम कहते हैं कि जो मेल प्लांट है वो अगर डिप्लॉयड है, तो अगर मेल प्लांट डिप्लॉयड है, 2n है, तो पॉलन ग्रेन इसमें मियोसिस से बनता है। कैसे बनता है? मियोसिस से। और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, n हो जाता है। तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड हो जाएगा। पेरेंट अगर 2n है तो पॉलन ग्रेन क्या होगा? n हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी सेल है वो n हो जाएंगे। तो मेल गैमीट क्या हो जाएंगे? हैप्लॉयड, यानी कि दोनों ही n हो जाएंगे मेल गैमीट, ठीक है। अच्छा, अगर फीमेल प्लांट जो है, अगर फीमेल प्लांट भी डिप्लॉयड है, 2n है, ठीक है, तो इससे जो एम्ब्रियो सैक बनेगा, इससे जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो भी n हो जाएगा, यानी एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी भी यहाँ पर n हो जाएगी। मियोसिस से बनेगा एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक जो है वो मियोसिस से बनेगा। पॉलन ग्रेन भी मियोसिस से बन रहा था तो एम्ब्रियो सैक भी मियोसिस से बनेगा, और एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी जो होगी वो n होगी, ठीक है। पेरेंट सेल का हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर, तो इसमें दोनों पोलर न्यूक्लियाई भी n होंगे और एग भी क्या होगा? हैप्लॉयड होगा, n होगा। और अब जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब आप जानते ही हैं कि एक मेल गैमीट का फ्यूजन एग से और दूसरा मेल गैमीट का फ्यूजन 2 पोलर न्यूक्लियाई से, यानी एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। तो एक मेल गैमीट को आप एग से फ्यूज करा देंगे तो ये बन जाएगा n और n, ये जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है। ये बात समझ में आ गया? और जो दूसरा मेल गैमीट है उसका फ्यूजन इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से होगा, और ये जो बड़ी वाली सेल देख रहे हैं इसको सेंट्रल सेल कहा जाता है। तो
यानी कि ये जो सेंट्रल सेल है, ये जो सेंट्रल सेल है एम्ब्रियो सैक की, क्योंकि एम्ब्रियो सैक नहीं है ये तो सेंट्रल सेल है, इस यहाँ एग सेल है, इसके बगल में 2 सिनर्जिड है, ऊपर 3 सेल चिपकी है एंटीपोडल, इन 7 सेल को मिला करके बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। उसकी एक सेल हमने यहाँ बड़ी सेल दिखाई है सेंट्रल सेल। तो इसके अंदर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है जब मेल गैमेट से फ्यूज करेगा तो ये हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो सेंट्रल सेल है ये चेंज हो जाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। तो कहने का मतलब है कि प्लॉइडी, और इसी से एंडोस्पर्म बनता है, तो इसकी प्लॉइडी जो होगी इससे आगे चल करके एंडोस्पर्म बनेगा, और ये जो प्लॉइडी होगी वो क्या हो जाएगी 3n। तो इसका मतलब जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है और जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट इज डिप्लॉइड एंड एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड। यानी कि जब पेरेंट्स डिप्लॉइड होंगे तो हमेशा ही जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, मगर एंडोस्पर्म क्या होगा ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कुछ देर पहले। लेकिन सवाल अगर ये पूछता है कि अगर कोई मेल प्लांट है, मेल प्लांट में प्लॉइडी जो है वो अगर 4n है, यानी मेल प्लांट इज टेट्राप्लॉइड एंड फीमेल प्लांट, और जो फीमेल प्लांट है वो हेक्साप्लॉइड है, 6n है, ठीक है। तो व्हाट इज प्लॉइडी ऑफ, then what is ploidy of zygote and endosperm, zygote and endosperm की प्लॉइडी क्या होगी। तो जाइगोट और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, ये सवाल आता है। तो आप देखिए यहाँ मेल प्लांट की प्लॉइडी क्या है 4n है, और फीमेल प्लांट की प्लॉइडी क्या है 6n है। यहां पर क्या था, मेल और फीमेल प्लांट दोनों की प्लॉइडी क्या थी 2n थी। तो आइए अप्रोच करते हैं। मेल प्लांट क्या बनाते हैं, मेल प्लांट पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, ठीक है ना। और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर कितने मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं। तो मेल प्लांट जब पॉलन ग्रेन बनाएगा तो मियोसिस से ही बनाएगा। मियोसिस डिवीजन आप देखेंगे, रिडक्शन डिवीजन होगा ही होगा। तो अगर मेल प्लांट में 4n है प्लॉइडी, तो जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो उसका आधा जाएगा पॉलन ग्रेन में, यानी मेल गैमीट्स में। तो ये 4n का आधा क्या होता है 2n। तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा डिप्लॉइड हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो भी सेल्स होंगी यानी मेल गैमीट होंगे वो 2n होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो फीमेल प्लांट है वो तो एम्ब्रियो सैक बनाएगी। तो अगर एम्ब्रियो सैक बनाएगी तो उसमें ये वाली सेल, बड़ी वाली सेल को हम सेंट्रल सेल कहते हैं, जो आगे चल करके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में चेंज होगी। इसके अंदर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और इसमें एग। बाकी सेल इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन उन सेल का रोल नहीं होता है फ्यूजन में। तो ये हो गई एग या फीमेल गैमेट। और जब आप देखेंगे कि फीमेल प्लांट 6n हेक्साप्लॉइड है तो एम्ब्रियो साइट भी जो बनेगा वो मियोसिस से बनेगा, और मियोसिस से बनेगा तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई में 6n का आधा यानी 3n क्रोमोसोम नंबर आएंगे, ट्रिप्लॉइड, दोनों पोलर न्यूक्लियाई होंगे, और एग भी जो है वो ट्रिप्लॉइड होगी। यानी कि पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो साइट होगा वो क्या होगा ट्रिप्लॉइड होगा। जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ पर डिप्लॉइड है तो एम्ब्रियो साइट जो भी होगा 7 सेल, सारी की सारी 7 सेल क्या होंगी ट्रिप्लॉइड होगी। तो मैंने अपने काम की सेल ले ली है सेंट्रल सेल और एग, क्योंकयही एंडोस्पर्म और जाइगोट बनाने में हिस्सा लिया। जैसे यहाँ पर लिया था वैसे यहाँ लिया। अब आइए डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज किया एग से, और इससे क्या होगा कि जाइगोट बनेगा। तो 2n और 3n यानी क्या बन गया, जाइगोट बन गया 5n पेंटाप्लॉइड, यानी जाइगोट जो होगा वो 5n होगा। और दूसरा मेल गैमेट जो है वो इस दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, और 3 3 6 और 2 8, यानी
इससे जो एंडोस्पर्म बनेगी वो हो जाएगा HN, यानी एंडोस्पर्म जो होगा वो ऑक्टाप्लॉइड हो जाएगा। तो एंडोस्पर्म बिकम्स ऑक्टाप्लॉइड, और जो जाइगोट है इट बिकम्स पेंटाप्लॉइड। तो जाइगोट हो गया पेंटाप्लॉइड और एंडोस्पर्म क्या हो गया, ये ऑक्टाप्लॉइड हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पेरेंट की प्लॉइडी अगर चेंज हो गई तो जाइगोट और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी भी बदल गई। जब पेरेंट डिप्लॉइड थे तो जाइगोट 2n था, एंडोस्पर्म क्या था 3n था। लेकिन जब यहाँ पेरेंट की प्लॉइडी 2n नहीं है और यहाँ हमने मेल और फीमेल दोनों पेरेंट की प्लॉइडी बदल दी है, सेम प्लॉइडी भी नहीं रखी है, तो आप देख रहे हैं जाइगोट और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी नॉर्मल प्लॉइडी से अलग हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गया कि कैसे आपको जाइगोट की प्लॉइडी और कैसे आपको एंडोस्पर्म की प्लॉइडी तक पहुंचना है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट की जो प्लॉइडीज है वो अदल बदल गई, मतलब अगर मेल प्लांट की प्लॉइडी 6n हो जाए और फीमेल प्लांट की प्लॉइडी 4n हो जाए, तब क्या आंसर होगा? तो ये नहीं कि आंसर सेम होगा, नहीं, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बदल जाएगी लेकिन जाइगोट की प्लॉइडी वही रहेगी। फिर से ध्यान सुनिए, अगर मेल प्लांट की प्लॉइडी जो दी गई है और फीमेल प्लांट की जो प्लॉइडी दी गई है, अगर दोनों प्लॉइडी अलग अलग है तो आपको जाइगोट और एंडोस्पर्म की कुछ प्लॉइडी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर 4n और 6n था तो प्लॉइडी 5n और 8n आ गई, मेल प्लांट का 4n, फीमेल प्लांट का 6n, तो जाइगोट की प्लॉइडी 5n और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 8n। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मेल प्लांट की प्लॉइडी 6n कर देते और फीमेल प्लांट की प्लॉइडी 4n कर देते तो जाइगोट की प्लॉइडी तो वही रहती लेकिन एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बदल जाएगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर हम 4n की जगह 6n लिख दें तो 6n लिख देंगे तो मेल गैमीट क्या हो जाएंगे 3n, ठीक, ध्यान रखिएगा। और अगर हम फीमेल प्लांट की प्लॉइडी 6n की जगह 4n कर दें तो यहाँ एक की प्लॉइडी क्या हो जाएगी 2n, दोनों पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या हो जाएगी 2n। तो अब देखिए यहाँ पर मेल गैमीट की प्लॉइडी 3n हो चुकी है क्योंकि पेरेंट प्लांट क्या है 6n है, तो 3n जब फ्यूज करेगा दोनों पोलर न्यूक्लियाई से जिनकी प्लॉइडी 2n है, तो 2n 4n और यहाँ पर 3n, तो ये क्या हो जाएगा 7n। तो अगर मेल प्लांट की प्लॉइडी 6n हो गई और फीमेल प्लांट की प्लॉइडी अगर 4n हो गई तो ये जो होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो होगा प्लॉइडी जो होगी ये 7n हो जाएगी एंडोस्पर्म की, तो 7n हो जाएगी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। लेकिन अगर जाइगोट की प्लॉइडी की बात करें तो 3n मेल गैमीट है, ठीक है, 3n मेल गैमीट है क्योंकि पेरेंट प्लांट की प्लॉइडी क्या हो गई थी 6n हो गई थी, तो 3n हो गया। और एग की प्लॉइडी 4n से क्या हो गई 2n हो गई, क्योंकि पेरेंट प्लांट 4n होता है, की प्लॉइडी क्या हो गई 2n, तो 2n और 3n मिलेगा तब भी 5n ही रहेगा। तो जाइगोट की प्लॉइडी नहीं चेंज होगी, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी चेंज हो जाएगी। यानी जब पेरेंट प्लांट्स मेल और फीमेल की प्लॉइडी को हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब अदला बदली कर देते हैं, तो जाइगोट की प्लॉइडी नहीं बदलती लेकिन एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बदल जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब सवाल आता है कि 100 व्हीट ग्रेन बनने में कितने मियोसिस होंगे? ऐसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, 200 व्हीट ग्रेन बनने में, 1000 व्हीट ग्रेन बनने में या राइस ग्रेन बनने में कितने मियोसिस होंगे? तो कैसे इस तरह के सवाल को अप्रोच करेंगे? तो आप देखें कि 100 व्हीट ग्रेन्स बनने में कितने मियोसिस होंगे, कितने मियोसिस होंगे, मतलब नंबर ऑफ मियोसिस क्या होगा? तो देखिए एक एम्ब्रियो सैक और एक पॉलन ग्रेन जब बनता है तब जाकर के एक व्हीट ग्रेन या एक कोई भी ग्रेन बनता है, ठीक है, दाना। अब सवाल यह है कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है और पॉलन ग्रेन कैसे बनता है। आप पढ़े होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, इसमें मियोसिस होता है। एक अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो इसमें जब मियोसिस होगा, एक बार मियोसिस होगा
तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और 4 माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो 4 माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है, 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो ये 4 वीट ग्रेन बनाने में हिस्सा लेंगे। ये तो समझ में आ गया, यानी कि 4 पॉलन ग्रेन्स बनने में, यानी 4 वीट ग्रेन जो पॉलन ग्रेन से बनेंगे उसमें कितना मियोसिस होगा? 1 मियोसिस होगा। ऐसे ही जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, 1 मेगास्पोर मदर सेल में जब 1 मियोसिस होता है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। और उन 4 मेगा स्पोर से में से 3 मेगास्पोर डिजनरेट कर जाते हैं। आप पढ़े होंगे, मान लीजिए ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजर एंड है, तो 3 मेगास्पोर डिजनरेट कर जाते हैं और एक ही मेगास्पोर बचता है, यानी 1 फंक्शनल मेगास्पोर, 1 फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। और ये 1 फंक्शनल मेगास्पोर जब बचता है तो इससे एक एम्ब्रियो सैक, अब जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बना उससे एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक मियोसिस से एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है और एक मियोसिस से 4 पॉलन ग्रेन्स बन गए, ठीक है। तो अब यहां लिख लें कि एक मियोसिस जब होता है तो 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और एक मियोसिस जब होता है तो एक एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो आपको 100 वीट ग्रेन बनने में 100 पॉलन ग्रेन्स लगेंगे, ठीक है, और 100 एम्ब्रियो सैक लगेंगे, ठीक है। तब जाकर के 100 वीट ग्रेन बनेगा, क्योंकि एक पॉलन ग्रेन और एक एम्ब्रियो सैक से एक वीट ग्रेन बनता है, तो 100 पॉलन ग्रेन और 100 एम्ब्रियो सैक से 100 वीट ग्रेन बनेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। तो अब कितने मियोसिस होंगे जिससे 100 पॉलन ग्रेन बनेंगे? अगर 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं एक मियोसिस से, तो 100 पॉलन ग्रेन बनेंगे कितने मियोसिस से? तो 100/4, यानी कि 25 मियोसिस होगा तो 100 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। 25 मियोसिस से 100 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। उसी तरह से एक मियोसिस से एक एम्ब्रियो सैक बनता है तो 100 एम्ब्रियो सैक 100 मियोसिस से बनेगा, तो 100 मियोसिस से 100 एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो 100 मियोसिस से 100 एम्ब्रियो सैक, 25 मियोसिस से 100 पॉलन ग्रेन्स, और ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो 100 वीट ग्रेन बनेगा। तो 100 वीट ग्रेन बनने में 100 + 25 = 125 मियोसिस होगा, और यही आंसर है। तो आप देखेंगे कि 100 वीट ग्रेन बनने में 100 मियोसिस, 125 मियोसिस होंगे, यही आंसर है। तो इस तरीके से आपने दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल देखा कि वीट ग्रेन्स बनने में या कोई भी एम्ब्रियो बनने में या एंडोस्पर्म बनने में पूछ दे या ग्रेन बनने में पूछ दे कितने मियोसिस लगेंगे, तो आपको देखना है पॉलन ग्रेन्स के बनने में कितनी मियोसिस हो रही है, एम्ब्रियो सैक के बनने में कितनी मियोसिस हो रही है, फिर दोनों को क्लब कर देना है, जोड़ देना है। तो इस तरह से हम सवाल को अप्रोच करेंगे। अब ये सवाल पूछता है कि ग्रेन बनने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस होंगे, या माइटोसिस की कितनी जनरेशंस हिस्सा लेंगी ग्रेन्स बनाने में। जैसे एक सवाल है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 वीट ग्रेन्स, यानी वीट ग्रेन वही रखते हैं, 100 ही रखते हैं, और तब देखते हैं कितने माइटोसिस, मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस होंगे। तो अगला सवाल है, यहां माइटोसिस पूछा जा रहा है, पहले मियोसिस पूछा गया था। तो 100 वीट ग्रेन्स बनने में मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस क्या होगा, इसको समझते हैं, ठीक है। तो फिर वही चीज है
कि वीट ग्रेन बनने में एक पॉलन ग्रेन और एक एम्ब्रियो सैक इन्वॉल्व होता है एक वीट ग्रेन बनने में, तो उनमें देखेंगे माइटोसिस कितना हुआ मिनिमम। यहाँ भी वही लिखेंगे कि एक पॉलन ग्रेन और एक एम्ब्रियो सैक, यस मतलब एम्ब्रियो सैक, ये दोनों मिल करके एक वीट ग्रेन बनाते हैं। ठीक है बेटा, एक वीट ग्रेन बनाते हैं। तो पॉलन ग्रेन बनने में कितना मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस होगा और एम्ब्रियो सैक बनने में कितना मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस होगा उसको समझते हैं। अब माइटोसिस होता है माइक्रोस्पोर के अंदर और माइटोसिस होता है फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर, ये भी आपको बता चुके हैं। तो हम यहाँ पर ये फंक्शनल मेगास्पोर लिख दे रहे हैं, ये इसमें एक न्यूक्लियस है, तो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, इसमें माइटोसिस होगा तो एम्ब्रियो सैक बनेगा, और इसको बोल देते हैं मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, सॉरी ये है माइक्रोस्पोर, इसमें माइटोसिस होगा तो पॉलन ग्रेन बनेगा। अब आप देखिए, जो माइक्रोस्पोर अगर एक है तो इसमें पहले बार माइटोसिस होगा, यानी फर्स्ट माइटोसिस होगा, तो इसमें दो सेल बनेगी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, बाहर वाली वेजिटेटिव सेल और अंदर वाली जनरेटिव सेल, तो एक माइटोसिस हो गया, ठीक। और फिर जब जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी तो दो मेल गैमीट बनेगा, वो भी माइटोसिस से डिवाइड करेगी, तो वो दूसरा माइटोसिस हो गया। तो अब जो पॉलन ग्रेन एक बना, ये जो पॉलन ग्रेन एक बना उसमें दो मेल गैमीट आ गए जो कि जनरेटिव सेल में माइटोसिस से बने, तो ये दूसरा माइटोसिस हो गया, सेकंड माइटोसिस। ये आपको पहले बताया जा चुका है कि दूसरा माइटोसिस जनरेटिव सेल में होता है, और तब जाकर के ये फुली डेवलप्ड पॉलन ग्रेन बन गया, जिसको 3 सेल पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो यानी फाइनली पॉलन ग्रेन जिस सेल स्टेज में भी सेट किया हो, स्टिग्मा पर पहुंच करके वो 3 सेल में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली एक फुली डेवलप्ड पॉलन ग्रेन में 3 सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट, 3 सेल, और इसमें कितने माइटोसिस होते हैं? 2 माइटोसिस। तो एक पॉलन ग्रेन बनने में मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस कितना हुआ? 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 2 माइटोसिस जब होता है तो कितने पॉलन ग्रेन्स बनते हैं? एक पॉलन ग्रेन बनता है। ये बात समझ में आ गया? पहला माइटोसिस और ये दूसरा माइटोसिस, ठीक है। उसी तरह से जब हम फंक्शनल मेगास्पोर को देखेंगे तो आप पढ़े होंगे फंक्शनल मेगास्पोर से जब एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसमें 3 जनरेशन माइटोसिस के होते हैं। पहली बार जो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, अब देखें तो इसमें 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। एक्चुअली माइटोसिस जो होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन को कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस है। तो इसमें फर्स्ट माइटोसिस हुआ, ठीक। तो यहाँ फर्स्ट माइटोसिस लिख दिया आपने। उसके बाद इन दोनों न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियस इसके माइटोसिस से और 2 न्यूक्लियस इसके माइटोसिस से। तो यानी कि ये सेकंड माइटोसिस हुआ और ये थर्ड माइटोसिस हुआ। ध्यान से देखिए, थर्ड माइटोसिस हुआ, पहला माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, तीसरा माइटोसिस, टोटल कितने माइटोसिस हो गए? 3। उसके बाद इन सब में भी माइटोसिस होगा। तो इन सब में भी जब माइटोसिस होगा तो आप देखें ध्यान से, इस न्यूक्लियस में जब माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेगा, ठीक। इस न्यूक्लियस में जब माइटोसिस होगा तो भी 2 न्यूक्लियस बनेगा, इस न्यूक्लियस में भी जब माइटोसिस होगा तब भी 2 न्यूक्लियस बनेगा, और इस न्यूक्लियस में भी जब माइटोसिस होगा तब भी 2 न्यूक्लियस बनेगा। यानी आप देखेंगे ये 4th माइटोसिस हो गया, ये 5th माइटोसिस हो गया, ये 6th माइटोसिस हो गया और ये 7th माइटोसिस हो गया। यानी कि ये जो एम्ब्रियो सैक है 8 न्यूक्लिएटेड या 7 सेल, इसमें इसके बनने में 7 माइटोसिस हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो आप लिख सकते हैं कि
7 mitosis is required for formation of 1 embryo sac. ठीक है, 1 embryo sac. तो यानी कि अगर आपको 100 व्हीट ग्रेन बनाना है तो 100 व्हीट ग्रेन बनने में 100 पॉलन ग्रेन चाहिए और 100 एम्ब्रियो सैक चाहिए. तो ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तो 100 व्हीट ग्रेन बनेगा. 100 पॉलन ग्रेन और 100 एम्ब्रियो सैक की मदद से 100 पॉलन ग्रेन और 100 एम्ब्रियो सैक की मदद से 100 व्हीट ग्रेन बनेगा. तो अगर 2 माइटोसिस चाहिए एक पॉलन ग्रेन बनने के लिए, यानी एक पॉलन ग्रेन 2 माइटोसिस से बनता है, तो 100 पॉलन ग्रेन कितने माइटोसिस से बनेंगे? 200. तो 2 into 100 यानी 200 मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस. कम से कम इतना माइटोसिस तो होगा तब जाकर के 100 पॉलन ग्रेन बनेंगे. एक पॉलन ग्रेन बनने में 2 माइटोसिस हो रहा है तो 100 पॉलन ग्रेन बनने में 200 माइटोसिस होगा. ठीक, उसी तरह से 7 माइटोसिस हो रहा है एक एम्ब्रियो सैक बनने में, तो 100 एम्ब्रियो सैक बनने में कितने माइटोसिस होंगे? 700 माइटोसिस होंगे. तो 7 into 100 यानी 700 माइटोसिस. तो 700 माइटोसिस हो गए 100 एम्ब्रियो सैक बनने में. इस तरह से 100 व्हीट ग्रेन बनने में टोटल 700 प्लस 200 यानी 900 मिनिमम माइटोसिस होंगे. 900 मिनिमम माइटोसिस होंगे, यानी 900 माइटोसिस होगा. मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस विल बी 900, देन 100 व्हीट ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड. तो इसका आंसर होगा कि 100 व्हीट ग्रेन बनने में मिनिमम 900 माइटोसिस होंगे. ठीक है, यही पूछा है. मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस तो 900 माइटोसिस. इसमें 200 माइटोसिस लगेंगे 100 पॉलन ग्रेन बनने में और 700 माइटोसिस लगेंगे 100 एम्ब्रियो सैक बनने में. ये हो गया क्लियर? अब इसी में एक सवाल पूछता है कि कितने माइटोसिस के जनरेशंस इन्वॉल्व होंगे, कितने जनरेशन इन्वॉल्व होंगे. तो वहां आंसर बदल जाएगा. जैसे देखो यहां ये एक जनरेशन और ये दूसरा जनरेशन, यानी ये दोनों सेल एक जनरेशन की है और वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल एक जनरेशन की है. तो इसको हम 2 माइटोसिस कहें या 2 सेल जनरेशन कहें. तो पॉलन ग्रेन जो एक बनता है वो 2 जनरेशन माइटोसिस से बनता है. 2 माइटोसिस से या 2 जनरेशन माइटोसिस से. लेकिन एम्ब्रियो सैक जो होता है वो टोटल 7 माइटोसिस से बनता है, लेकिन जनरेशन 3 ही है. जैसे मान लो ये फर्स्ट जनरेशन, ये दोनों न्यूक्लियस एक ही जनरेशन के, तो एक माइटोसिस से दोनों 7 बने और इन दोनों से ये चारों 7 बने, तो ये सेकंड जनरेशन है. यानी ये चारों न्यूक्लियस एक ही जनरेशन के, भले ही अलग अलग माइटोसिस से बने लेकिन ये जनरेशन एक ही माना जाएगा. तो ये ध्यान रखें, अगर जनरेशन की बात करेंगे तो ये फर्स्ट जनरेशन है माइटोसिस का, ये जो है सेकंड जनरेशन है माइटोसिस का, और ये सारे के सारे न्यूक्लियस एक साथ बन रहे हैं. तो ये थर्ड जनरेशन है माइटोसिस का. थर्ड जनरेशन है माइटोसिस का. तो एम्ब्रियो सैक बनने में माइटोसिस के कितने जनरेशंस आपको दिखते हैं? 3 जनरेशंस. और पॉलन ग्रेन बनने में कितने जनरेशन दिखते हैं? 2 जनरेशंस. तो टोटल 5 जनरेशन दिखते हैं. तो एक व्हीट ग्रेन बनता है. तो ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन बनने में 2 जनरेशंस ऑफ माइटोसिस और एम्ब्रियो सैक बनने में 3 जनरेशंस ऑफ माइटोसिस. तो माइटोसिस का 3 जनरेशन लगता है, इसमें माइटोसिस के 2 जनरेशन लगते हैं. ठीक है, एक पॉलन ग्रेन बनने में ये दूसरा और तीसरा माइटोसिस एक ही जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है. चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये भी एक ही जनरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है. तो अगर जनरेशन ऑफ माइटोसिस पूछेगा, हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ मिनिमम जनरेशंस ऑफ माइटोसिस आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 व्हीट ग्रेन, यानी हाउ मैनी मिनिमम जनरेशंस ऑफ माइटोसिस needed, how many minimum generations of mitosis needed for formation of 100 wheat grain. तो आप आंसर कैसे लगाएंगे? तो हो गया कि इसमें लगेगा 200 generations
ऑफ माइटोसिस, ठीक है, और इसमें लगेगा एक एम्ब्रियो सैक में 3 जनरेशन लगता है, दूसरे एम्ब्रियो सैक में 300 जनरेशन लगेगा, 300 जनरेशंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो टोटल 500 जनरेशंस ऑफ माइटोसिस, 200 प्लस 500 इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू 500 जनरेशंस ऑफ माइटोसिस, मिनिमम। तो एक बार आंसर 900 आ रहा है, एक बार आंसर 500 आ रहा है। 900 कब आएगा? द टोटल मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस पूछेगा 100 वीक दिन करने में, तो 900 आएगा। और ये पूछेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ माइटोसिस इन फॉर्मेशन ऑफ 100 व्हीट ग्रेन, तो उसका आंसर होगा 500। तो 900 कब होगा, 500 कब होगा? ज्यादातर आप गाइड में जब सवाल लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ माइटोसिस और आंसर दिया है 500, क्योंकि वो जनरेशन का बात कर रहा है, ठीक है ना, वो जनरेशन उसके दिमाग में है। मतलब इससे ये बन रहा है तो एक माइटोसिस मान रहा है, और इससे जब ये बन रहा है तो उसको दूसरा माइटोसिस मान रहा है, और इससे ये बन रहा है तो एक माइटोसिस ये, तो पहला माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, तीसरा माइटोसिस, इसको ये 3 माइटोसिस मान रहा है, लेकिन ये 3 अलग अलग जनरेशन के माइटोसिस हैं। लेकिन अगर नंबर गिनोगे तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो टोटल नंबर जो है और जनरेशन की बात अगर करेगा तो दोनों अलग है। अब हम लोग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले होता है। कहने का मतलब यह है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उससे जो एंडोस्पर्म बनता है, दोनों में टाइम का डिफरेंस होता है। एंडोस्पर्म पहले बन जाता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बाद में बन रहा होता है या बनता है, क्योंकि एम्ब्रियो की जो ज़रूरतें हैं वो एंडोस्पर्म पूरी करता है। तो अगर जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा जाइगोट से तो उसकी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा अगर एंडोस्पर्म पहले डेवलप नहीं हुआ होगा तो इसलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होना ज़रूरी है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से, ताकि एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके एंडोस्पर्म। अगर एंडोस्पर्म पीछे डेवलप करेगा, बाद में डेवलप करेगा, तो ज़रूरत क्या है फिर एंडोस्पर्म की, और एम्ब्रियो डेवलप ही नहीं कर पाएगा बिना एंडोस्पर्म से फूड लिए। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होना है जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एंडोस्पर्म है उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ये मान लीजिए सेंट्रल सेल है जो कि अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसको कहा जाता है, और उसके जो 2 पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके क्या बना लिए थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये पेन है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट ये जो बनता है, ये बनता है, आपको मालूम है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, और जाइगोट पहले ही बन जाता है। ये स्ट्रक्चर बाद में बना है, लेकिन जाइगोट तो पहले बना हुआ है। और जाइगोट बनता है एक मेल गैमीट के एक्टिव फ्यूजन से, जिसको कहा जाता है सिनगैमी, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी है, ये डबल फर्टिलाइजेशन के 2 स्टेप हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के 2 स्टेप्स, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के 2 स्टेप्स हैं, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी। पहले सिनगैमी होता है, बाद में ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो जाइगोट इज फॉर्म्ड फर्स्ट, ठीक है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड लेटर, ठीक है ना, फॉर्म्ड लेटर ऑन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यानी ट्रिपल फ्यूजन बाद में होता है, सिनगैमी पहले होता है, तो ये दोनों बाद ही में बनेंगे, और जाइगोट पहले बन जाता है, ठीक। लेकिन यहां पर जो जाइगोट से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, ये बाद में होता है। यानी ये जो सेंट्रल सेल है, ये पहले एंडोस्पर्म में चेंज हो जाती है। अब देखिए, यानी ये पहले एंडोस्पर्म में चेंज हो जाती है, ये एंडोस्पर्म बन गया, ये
मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है एंडोस्पर्म, ठीक है। इससे एंडोस्पर्म पहले बन जाता है फुली डेवलप, और फिर जाइगोट से जो एम्ब्रियो है वो बाद में बनता है। ये एम्ब्रियो मान लीजिए, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एम्ब्रियो है। तो आप देखें कि ये पूरा स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म है, ठीक है। ये इसके न्यूक्लियस है, एंडोस्पर्म सेल है सारी, बहुत सारी, और ये इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो एंडोस्पर्म मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये हो गया एम्ब्रियो, ये हो गया एम्ब्रियो। अब आप देखिए यहां पर कि जो जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इससे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो एंडोस्पर्म बन रहा है, ये पहले बनता है और ये बाद में बनता है, सेकंड, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes embryonic development, मतलब कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो पहले होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो बाद में बनता है, पहले इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक। क्योंकि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है। क्या लेता है? ये न्यूट्रिशन लेता है। तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो ये इसको एंडोस्पर्म से पाएगा न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है एंडोस्पर्म का डेवलप पहले होना और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में होना। एक तरह से कहा जाए तो जाइगोट से जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, ये जो प्रोसेस है थोड़ा पीछे चलता है एंडोस्पर्म के डेवलपमेंटल प्रोसेस से। मैं ये नहीं बोल रहा कि एंडोस्पर्म जब पूरी तरह बन जाएगा तभी जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, तब तक जाइगोट रुका रहेगा, नहीं। जाइगोट में डिवीजन शुरू हो जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियोनिक सेल्स बनने लगेंगी, लेकिन ये रेट स्लो होगा, जबकि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो बहुत फास्ट रैपिडली मल्टीप्लाई करके एंडोस्पर्म बनाएगी। तो ये इससे एंडोस्पर्म बनने का रेट फास्ट होगा और जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने का रेट स्लो होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी जो ये जो सेंट्रल सेल है, इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और इसके अंदर है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो पहले इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये ध्यान रखिएगा। पहले इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और सारे ढेर सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं इसके अंदर, और एक न्यूक्लियस से डिवाइड होगा और बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस आ जाएंगे, और ये माइटोसिस है और इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। यूजुअली आप पढ़ते हैं कि माइटोसिस में हर बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर दोनों के बीच में एक वॉल बन जाती है, इसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। इस तरह से एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं, यानी जो सेंट्रल सेल है जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। और इसी को जब एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं कैरियोकाइनेसिस से, इसी को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। तो इसी और इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म शुरू में बनता है वो कैसा बनता है? वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ध्यान रखेंगे शुरू में जो एंडोस्पर्म होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और जब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है इसके बाद फिर इसमें वॉल फॉर्मेशन न्यूक्लियस के बीच में होना शुरू होता है और बाद में सेलुलर एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इनिशियली, ठीक।
बट लेटर ऑन बाद में क्या होता है कि ये जो एंडोस्पर्म आप देख रहे हैं और ये तो मान लीजिए ये एम्ब्रियो, ये क्या है पोर्शन, ये एम्ब्रियो, ये इसको एम्ब्रियो मान लीजिए, दिस इज एम्ब्रियो। अब बाद में फिर ये जो एंडोस्पर्म जो कि आपको फ्री न्यूक्लियस दिख रहा है, आपको फ्री न्यूक्लियर दिख रहा है, इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाता है और उस साइटोकाइनेसिस से फिर आपको ये प्रोसेस दिखने में आता है कि वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। आप न्यूक्लियस बना दिया आपने, ठीक है, और अब इनके बीच में आप वॉल का फॉर्मेशन दिखाएंगे और जो वॉल का फॉर्मेशन होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होता है, यानी वॉल पहले बाहर वाले न्यूक्लियस के चारों ओर बनेंगे, ठीक है। तो आप वॉल फॉर्मेशन ऐसे दिखा देंगे, ये देखिए वॉल बनना शुरू हो गया, ये वॉल ऐसे बनने लगेगा, इस तरह से वॉल फॉर्मेशन न्यूक्लियस के चारों ओर होना शुरू हो गया। अब जब वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब ये एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाएगा और एंडोस्पर्म में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म सबसे पहले जब शुरू में बनता है तो फ्री न्यूक्लियर होता है और एक तरह से ये जो सेल है ये सिनोसाइटिक सेल बोला जाएगा, क्योंकि एक सेल में जब बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से तो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक सेल। तो ये सिनोसाइट का एग्जांपल हो गया। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज एग्जांपल ऑफ सिनोसाइट। सिनोसाइट एक ऐसी सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और बाद में फिर इनमें न्यूक्लियस के बीच में वॉल फॉर्मेशन हो जाता है और वो एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है एंडोस्पर्म के अंदर वो फिक्स नहीं होता। आप देख रहे हैं कुछ एंडोस्पर्म होंगे जिसमें मान लीजिए कुछ हजार न्यूक्लियस होंगे, फ्यू थाउजेंड न्यूक्लियस हो सकते हैं, कुछ में फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियस हो सकते हैं, या किसी में 2000 होंगे, किसी में 5000 होंगे, किसी में 1000 होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन एंडोस्पर्म वैरीज, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन एंडोस्पर्म वैरीज, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन एंडोस्पर्म वैरीज, यानी वो चेंज होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो फिक्स नहीं रहता। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आप देखेंगे जो नारियल है, कोकोनट है, कोकोनट का जो पानी है, नारियल का पानी है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। हिलाते हैं तो देखिए कुछ आवाज आती है, फोड़िएगा नारियल के फल को, उसका एक्चुअली सीड को, तो आप देखेंगे कि अंदर पानी निकलता है। वो पानी है क्या? वो कोकोनट मिल्क जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। तो आप लिख लेंगे कोकोनट मिल्क इज एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट वाटर या मिल्क, कोकोनट मिल्क, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, ठीक। और कई बार आप देखते हैं कि उस पानी के चारों सफेद रंग की गड़ी जम जाती है। तो नारियल में जो गड़ी होती है जिसको व्हाइट कर्नल बोलते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म, वहां पानी जम चुका है। यानी जब पानी जमने लगेगा मतलब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एक समय आएगा कि सारा पानी नारियल का जम जाएगा, सफेद हो जाएगा, गड़ी में चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो व्हाइट कर्नल ध्यान रखेंगे, ये जो है इसका एग्जांपल क्या होगा सेलुलर एंडोस्पर्म का? जो व्हाइट कर्नल होता है ऑफ कोकोनट, जो गड़ी होती है नारियल की, वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल। उसमें एंडोस्पर्म वो सफेद रंग का जो हिस्सा दिखता है, गड़ी जिसको बोलते हैं, वो पानी जम गया है तब बनी है। यानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किस में चेंज हो गया है? सेलुलर एंडोस्पर्म में चेंज हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोकोनट एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के ट्रांजिशन को दिखाता है। जब तक नारियल में पानी है यानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और धीरे धीरे किनारे वाला जो पानी है वो जमना शुरू हो जाता है, गड़ी में चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी वो सेलुलर एंडोस्पर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे पानी जो है वो सूखता जाता है, यानी गड़ी का जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है, सफ़ेद हिस्सा बढ़ता जाता है।
और एक में पानी पूरा सूख जाता है, यानी सारा का सारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किस में चेंज हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म में चेंज हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एंडोस्पर्म होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर होते हैं शुरू में, बाद में वो सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि दो तरह के सीड्स होते हैं, कुछ में अभी सीड मैच्योर होता है, उससे पहले ही एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। यानी एंडोस्पर्म जो है वो इमेच्योर सीड में तो दिखेगा, लेकिन जब सीड मैच्योर हो जाता है तो ये एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाते हैं, इसमें स्टोर्ड मैटर रहता है, फूड स्टोर रहता है, वो एम्ब्रियो पूरा यूज कर लेता है, तो एंडोस्पर्म भी समाप्त हो जाता है। तो सीड के मैच्योरेशन से पहले ही एंडोस्पर्म जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे सीड में एंडोस्पर्म दिखता ही नहीं है, तो ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। जैसे मटर हो गया, ग्राउंडनट हो गया, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल में आप यहाँ पी लिख लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ग्राउंडनट लिख लीजिएगा, बीन लिख लीजिएगा, तो पीज हो गए, ग्राउंडनट हो गया, ठीक है। उसके बाद बीन्स हो गया, ठीक है। तो बीन्स हो गया, पीज हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल है। क्यों नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल है? क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म is absorbed by developing embryo, ठीक है, बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सीड, यानी सीड मैच्योर हुआ है उससे पहले ही ये एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। एंडोस्पर्म इज एब्सॉर्ब्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन, यानी अभी सीड मैच्योर हुआ हो उससे पहले एंडोस्पर्म समाप्त है, क्योंकि अगर सीड मैच्योर हो जाएगा तब तो आपको दिखाई देगा एंडोस्पर्म उसके अंदर। तो अभी सीड बन गया पूरी तरह से और तब आप उसके अंदर देख रहे हैं तो एंडोस्पर्म नहीं दिख रहा है, मतलब जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म को ले लिया, खा डाला, यूज कर लिया, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। जैसे पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गया। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है सीड मैच्योर होने के बाद भी, यानी एम्ब्रियो उससे न्यूट्रिशन तो लिया है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट एंडोस्पर्म, यानी ऐसे सीड को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो कुछ जो होते हैं आप लिख लेंगे, यहां मैं लिख लेता हूं एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड में आप कोकोनट लिख सकते हैं, कैस्टर लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल में कैस्टर आ गया, ठीक है, कोकोनट आ गया। कोकोनट में तो आप पानी देखते हैं, नारियल का सीड तोड़ते हैं तो पानी निकलता है, वो एंडोस्पर्मिक तो है। तो एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल में कैस्टर है, कोकोनट है, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। ये ध्यान रखेंगे, एंडोस्पर्म परसिस्ट्स, तो इनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है तो एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड, यानी सीड मैच्योर होने के बाद भी उसमें एंडोस्पर्म दिखाई देता है, क्योंकि एम्ब्रियो पूरी तरह से इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ऐसे सीड को परसिस्टेंट एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड भी आप इसको कह सकते हैं। कैस्टर है, कोकोनट इसका एग्जांपल, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल पीज है, ग्राउंडनट है, बीन्स है। अब यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो परसिस्टेंट एंडोस्पर्म पाया जाता है वो ग्रेन्स में भी पाया जाता है, कैस्टर और कोकोनट में पाया जाता है, व्हीट में, राइस में, सिरल्स में भी आपको देखा जाता है, मेज में, वहां भी देखा जाता है। तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, मेज में, सिरल्स में। सिरल्स का ही एग्जांपल है मेज, इसी का एग्जांपल है व्हीट और इसी का एग्जांपल है राइस। तो सिरल जब मैंने लिखा है तो इसी का एग्जांपल मेज है, इसी का एग्जांपल व्हीट है, इसी का एग्जांपल राइस है। तो फिर से सुन लीजिए कि सीड दो तरह के, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, एम्ब्रियो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को खत्म नहीं करता, तो सीड मैच्योर होने के बाद भी एंडोस्पर्म उसमें रहता है। जैसे कैस्टर है, कोकोनट है, मेज है, व्हीट है, राइस है, इसमें मेज, व्हीट और राइस को सिरल्स कहा जाता है। और कुछ सीड होते हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जिनमें एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, खा डालता है, तो उस सीड मैच्योर सीड में आप कोई एंडोस्पर्म आपको नहीं दिखाई देगा।
तो उनके एग्जाम्पल्स में पीज है, ग्राउंडनट है और